नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास में जो आयोजित व्यापार और निवेश और पर्यटन प्रचार से जुड़े हुए कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि पहली बार उत्तराखंड को उज्बेकिस्तान में इस तरह का एक अभिनव मंच मिल रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 2011 से आपसी रिश्ते और इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड में व्यापार, निवेश और पर्यटन के अवसरों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वही बीजेपी ने इस घटना को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी ने अपने नियमों के तहत प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस पार्टी कब अपने नेताओं के खिलाफ ठोस कदम उठाएगी। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और नियम के तहत कार्रवाई करने का काम करती है। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। उत्तराखंड में जंगलों की आग पर नियंत्रण पाना एक चुनौती बन चुका है। 15 फरवरी से राज्य में फायर सीजन शुरू हो चुका है और हालांकि अब तक आग की जो घटना है उसमें कुछ राहत मिली है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। इस बार उत्तराखंड वन विभाग ने आग की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया है, लेकिन बड़ी घटनाओं में अक्सर विभाग को बेबस ही देखा गया। ऐसे में इस बार विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए जन सहयोग की अपील की। इसके अलावा वन विभाग ने आग की दृष्टि से अति संवेदनशील 12 वन जो प्रभाग है उससे जुड़े गांव के प्रधानों और महिलाओं को भी इसमें अलर्ट रहने के अलर्ट सिस्टम और तमाम तरीके की जो सहयोग है वो देने को कहा। यह कदम ग्रामीणों को जागरूक करने और सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग को काबू करने के लिए उठाया गया। फायर सीजन तो नवंबर से प्रारंभ हो गया है और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग ले चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 24 से 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत वर्ष जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण था उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 23 मार्च 2025 को वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के जिला मुख्यालयों में जनसेवा विषय पर बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएं। यह कार्यक्रम सरकार के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। वही मुख्य सचिव ने सभी जिलों में इन शिविरों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सके। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस ने धामी पर तंज कसते हुए धामी सरकार पर कई सवाल उठाए।
प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके द्वारा संभाले गए सभी विभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी के विभागों में निहित हो गए हैं। तो वही मुख्यमंत्री के पास पहले से ही कई अहम विभाग हैं और अब उनका कार्यभार और ज्यादा बढ़ गया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाते हुए कहा, विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान सीएम धामी का कोई भी प्रश्न हल नहीं हो पाता है। वही करण माहरा ने यह भी कहा कि सीएम के पास अब सबसे अधिक और भारी भरकम विभाग है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा की कार्यवाही में कोई भी स्पष्टता नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार के भीतर यह कोई संगठनात्मक संकट हो सकता है, जिससे न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्य की जनता भी प्रभावित हो रही है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती है और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाएगी। सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग आवंटित। वह उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सत्र के दौरान की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद अब कैबिनेट में कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। इस घटनाक्रम पर जहां कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा, बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की कैबिनेट में कोई भी मंत्री लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री बदलने का कदम सिर्फ भाजपा का लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। आशीष नौटियाल ने आगे यह भी कहा कि मंत्री पद बदलने का अर्थ यह है कि बीजेपी खुद अपने मंत्रियों को नाकाम मान रही है। नहीं लगता कोई भी मंत्री लायक है। आप शिक्षा विभाग देख लें, स्वास्थ्य विभाग देख लें, कोई भी विभाग इस लायक नहीं है। और ये तो देखो इनका जनता को गुमराह करने का एक बहाना है। देखो हमने मंत्री बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मंत्री बदलने का मतलब सीधा सीधा इनका खुद एक्सेप्ट करना है कि नाकाम है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। और वाकई इनके मंत्रियों ने अगर काम किया होता तो आज जनता को उससे फायदा मिलता। इनके मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। आज आप बताएं 3 साल तक आप बिना, कई मंत्री पद खाली है, अगर बिना मंत्री पद खाली के भी काम चल सकता है तो फिर मंत्री पद क्यों भर रहे हैं? और यह अगर नुकसान हो रहा है बिना मंत्री के तो फिर आपने 3 साल जनता का नुकसान क्यों किया? इसका भी आपको जवाब देना होगा। वही 1 अप्रैल से नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूरी ने ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की। इस बैठक में प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा किया गया। वही मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने और पिटकुल यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएसएनएल को 4G सैचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। वही साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से ये सेवाएं प्रदान करने के लिए FTTH की उपयोगिता के संबंध में IT विभाग के नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। भारत नेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14,516 FTTH कनेक्शन दिए जा चुके हैं। नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल ने नगर निगम के जो कार्यालय हैं और फूल वाटिका का निरीक्षण किया है, जहां गंदगी और अव्यवस्था देखकर कड़ी नाराजगी जताई। दीवारों पर पान तंबाकू की पीक और शौचालयों की खराब स्थिति पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। वहीं मेयर ने सफाई व्यवस्था तुरंत सुधारने के निर्देश दिए और कहा कि नगर निगम की कार्यशैली में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी। कुछ कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था को देखकर उन्होंने कर्मचारियों की सराहना भी की। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और स्थानीय पत्रकारों के बीच चल रहा विवाद अभी समाप्त नहीं हो पाया है। इस विवाद के चलते प्रेस क्लब के जो पत्रकार हैं उन्होंने एक बाइक रैली का आयोजन किया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड ने कहा कि पत्रकारों का अपमान और हनन कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां एक और मेयर ने सभी पत्रकारों से माफी मांगने का कदम उठाया है, तो वहीं विधायक प्रदीप बत्रा सत्ता के नशे में इतने ज्यादा चूर हैं कि उन्होंने अब तक पत्रकारों से माफी तक नहीं मांगी है, जिसके कारण आज यह ज्ञापन दिया जा रहा। मेरे पास जो है पत्रकार यूनियन द्वारा जो है 2 ज्ञापन उपलब्ध करवाए गए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो है एक राष्ट्रीय समाचार के जो है पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, तो उसके संबंध में जो है पत्रकार यूनियन द्वारा यह मांग की जा रही है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम के द्वारा जो है यह ज्ञापन प्रेषित करके पत्रकारों के सुरक्षा से संबंधित जो भी चुनौतियां उससे अवगत कराया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग को प्रेषित कराया जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले कई दिनों से जो है एक इशू जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जो नगर निगम में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में जो पत्रकार यूनियन का जो भी विरोध आपत्ति है या आक्रोश है, उसके संबंध में भी एक ज्ञापन उपलब्ध कराया गया है। तो ये ज्ञापन भी जो उचित माध्यम के द्वारा जो है डीएम महोदय को प्रेषित कर। देखिए, अगर बात की जाए 3 तारीख को जो एक प्रदीप बत्रा ने हमारे पत्रकार साथियों को धक्का मुक्की की थी, उसके बाद जो एक मेयर के उसमें जो हमारा चल रहा था, मेयर साहब ने उसमें माफ़ी मांग ली है अपनी, क्योंकि उसने अपनी गलती माननी की है। उसने माना कि मेरी गलती थी, उसने गलती मान ली है। लेकिन प्रदीप बत्रा जो विधायक है सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर हो चुका है, अपनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक झूठी अफवाह फैला रखी है कि मेरा कंप्रोमाइज़ पत्रकारों के साथ हो गया। किसी पत्रकार के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है और नहीं होगा। इतना तक सार्वजनिक स्थान पर आकर माफ़ी नहीं मांगेगा, इतना हमारा कोई इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये लड़ाई 2027 हो या 2030 हो जाए, इतना माफ़ी नहीं मांगेगा, इतना हमारे से कोई समझौता नहीं होगा। अब खबर रुड़की से है, जहां पर कोर यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों को फीस न जमा होने के कारण क्लासरूम से बाहर निकालने के मामले को लेकर के छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें धमकाया और परेशान किया। इस विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी छात्रों के साथ शामिल हुए। छात्रों का यह कहना है कि फीस की समस्याओं को हल किए बिना ही उन्हें परीक्षा से बाहर करना गलत है और यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। आज सुबह लगभग 11 बजे मेरे पास बच्चों का फोन आया कि अभी मिड सेम के एग्जाम चल रहे हैं और जिस बच्चे की 90% फीस जमा है, अगर 1 लाख किसी की फीस जमा है, उसके 10% पैसे बच रहे हैं, 10,000 बच रहे हैं, उसको भी पेपर से निकाल दिया। जिस बच्चे के 2,000 सिर्फ फाइन के जो इन्होंने लगाया हुआ है एक्स्ट्रा, उसके नहीं जमा तो उसको भी एग्जाम से निकाल दिया। तो ये बच्चे आज रजिस्ट्रार साहब के पास बात करने गए थे। इनमें से एक बच्चा जो वीडियो बनाने लगा, उसको इसके साथ बदतमीजी करी, फोन छीनना, वहां बंधक बना लिया, मारपीट धक्का मुक्की इनके साथ करी और इसको ये वर्ड बोलने गए कि हमारे जूते में नाक रगड़ तब फाइन माफ करेंगे। इनका बच्चों का मेरे पास फोन गया, मैंने फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार को फोन किया, मैं दूरों पर हुआ तो वो बच्चे के साथ रिलीज किया गया। एग्जाम हॉल में गया, मैं अपनी क्लास में गया, वहां जाते ही मुझे टीचर ने कह दिया आप डिपार्ट हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। मैं एग्जाम हॉल से चला गया, मैंने एचओडी सर को फोन करा, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सिर्फ वो कह रहे हैं कि पैसे बच रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कौन से पैसे बच रहे हैं। एचओडी सर ने एकदम कह दिया कि मैं इंडिविजुअल बच्चे का डाटा तो लेके बैठा नहीं, वो 2 टीचर है वहां पे, जाके उनके पास जाओ। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे कौन से पैसे बच रहे। उन्होंने कहा 2,000 फीस के बच रहे, और जबकि मेरी फीस 88,000 बता रखी है और 88,000 की मेरे पास रिसीट है और उन्होंने पहले मेरे डिक्लेरेशन पे नील लिख रखा है, जीरो बैलेंस है, और आज मेरे को 2,000 कह दिया कि 2,000 और देने, और उस चक्कर में मेरा एग्जाम छूट गया और मैं वो 2,000 भी दे चुका। अगर आपके बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम बाकी है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि आने वाले 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो सकती हैं। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी कि यूएफबीयू ने 23 से 25 मार्च तक 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। इस हड़ताल के ऐलान के कारण ही बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
वही बता दें कि जहां पर यूएस अभी ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, डीएफएस है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं वहाँ पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता आईबीए के साथ हुआ था, उसमें ये था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर हल्द्वानी में फायर सीजन को देखते हुए तराई पूर्वी वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस बार कम बारिश के कारण आगजनी की जो घटनाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसे रोकने के लिए वन प्रभाग की पूरी तैयारी कर ली है। डिवीजन के जो 2 ब्लॉकों में बांट करके फायर वॉचरों की तैनाती की गई, जिसके अलावा आग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए रेंज स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जहां उप प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि फायर सीजन 15 फरवरी से लेकर के 15 जून तक रहेगा और वन विभाग इस दौरान पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा। इस बार तराई पूर्वी विभाग के द्वारा 2 ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियां कराई गई हैं। हर सब डिवीजन में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियां हुई हैं। इसके अलावा हर रेंज में फायर ड्रिल हुई है और समस्त वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। और वाचर 15 फरवरी से वन विभाग के द्वारा समस्त रेंजों में तैनात कर दिए गए हैं। तो वन विभाग काफ़ी सतर्क है और लगातार कंट्रोल बर्निंग के कार्य भी चल रहे हैं और सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य चल रहे हैं। तो वन विभाग की तैयारियां अच्छी हैं। उम्मीद है कि इस बार कम से कम आग लगे और वन विभाग बहुत जल्दी से जल्दी, अगर कहीं आग लगती है तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। हाँ, इसमें इस समय जो ट्रेनिंग हुई थी रेंज स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय जो हमारी एक कार्यशाला हुई थी, उसमें समस्त जो आसपास के एनजीओ हैं और जो ग्रामीण स्तरीय हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के चारों तरफ रहते हैं, उन लोगों को बुलाया गया था, ग्राम प्रधानों को बुलाया गया था। उनके द्वारा भी इस चीज़ में आश्वासन दिया गया है। हरिद्वार के चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का तेल से भरा हुआ टैंकर पलट गया, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और सतर्कता दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिस ने तत्काल हाईवे को सुरक्षित रख करके जहां ट्रैफिक को नियंत्रित कर लिया, जब तक फायर ब्रिगेड और इंडियन ऑयल के जो इंजीनियर है उनकी टीम मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटा करके रास्ता साफ किया गया। पुलिस की तेजी और सूझबूझ के साथ ही बड़ा हादसा होते टल गया, वरना स्थिति भयावह हो सकती थी। वही रुड़की के धनौरी क्षेत्र में एक विशाल मगरमच्छ अचानक एक घर में घुस गया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जहां मगरमच्छ को देखते ही घर वालों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घबराए लोगों ने तुरंत ही वन विभाग को इसके बारे में सूचित किया, जिसके बाद धनौरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात संभाली। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ करके जंगल में छोड़ दिया गया। वही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि किसी भी जलीय जीवन को देखने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। वही देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 11 मार्च को हुई डकैती का पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर ही खुलासा कर दिया। इस डकैती में 3 आरोपी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। डकैती में 75,000 रुपए की चोरी हुई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 25,000 रुपए नगद, 315 बोर देशी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने डकैती की योजना के बारे में भी जानकारी दिया। को एक
कम्युनिटी सेंटर है जहाँ सामुदायिक के, जहाँ पर जो है करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। और जहाँ पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखी थी, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी हैं श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लक्की बाग क्षेत्र से, जो उनके वादी है उनके द्वारा 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसपे लक्की बाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। वहां की फुटेजेस के पर भी कोई ऐसी कंक्रीट नहीं मिल पाई थी जहां पर कोई खुलिया पता चले कि कौन इसमें वारदात में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने अपने चेहरे को भी हाइड करा हुआ था और एक घटना करने के लिए स्कूटी वाहन का भी चोरी की गई थी। तो लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्लानिंग तरीके से की गई और किसी न किसी को इसकी जानकारी है कि छोटे से केंद्र में 4-5 लाख रुपए या इतने पैसे हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर सो रहे बेघर बाबा पर जानलेवा हमला करने वाले जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने इसकी जानकारी दी। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और खुलासे भी किए। और खुलासे के जो निर्देश है वो थाना प्रभारी संतोष पैथवाल और उप निरीक्षक उत्तम रमोला को दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान धर्म सिंह राणा निवासी सितारगंज उधम सिंह नगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है और बाबा के द्वारा उसे नशा करने के लिए कई बार टोका जा रहा था और इसीलिए उसने गुस्से में बाबा पर जानलेवा हमला कर दिया। वही फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह भक्ति रंग में रंगे हुए नजर आए। वे अक्सर हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। मंगलवार को भी हनी सिंह अपने दोस्तों के साथ श्यामपुर क्षेत्र स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और उन्होंने यहां पर विशेष पूजा अर्चना भी किया। हनी सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ जो चलाए जा रहे अभियान है उसकी सराहना भी की। साथ ही हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई की भी सराहना की। हनी सिंह ने युवाओं से नशे में दूर रहने की गुजारिश की है। अपनी हरिद्वार यात्रा में हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया। हर हर महादेव। मैं आपका अपना योयो हनी सिंह। हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहे और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके और पुलिस को बताएं। तो सुना आपने, हनी सिंह कहते हुए नजर आए कि नशे से दूर रहें और साथ ही साथ अगर आपका कोई जानकार मित्र या फिर कोई भी नशा करता है तो उसे अपने उसके बारे में उसको जानकारी दे और साथ ही साथ उसके बारे में उससे बोले कि नशे से दूर रहे। हालांकि लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है और साथ ही साथ नशे के प्रति जो लोगों को जागरूक करने की भी एक पहल की जा रही है उत्तराखंड सरकार की ओर से। उसी के मद्देनजर हनी सिंह भी ये कहते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए हनी सिंह की अगर बात करें तो पंजाबी सिंगर हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं और उनका कहना कहीं ना कहीं लोगों पर असर पड़ेगा और इसी को लेकर के हनी सिंह एक संदेश देते हुए लोगों को नजर आए हैं। तो चलिए, खबरों के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।